हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा, करेक्ट ऑर्डर में उसे अरेंज करना है। तो सबसे पहला है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्या सीक्वेंस है, उसके बाद है ही अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। थर्ड इवेंट है he was commissioned into the 19th Hyderabad Regiment in 1942. Fourth है under the command of Major Somnath Sharma the company was flown into Srinagar. Fifth हमारा इवेंट है Major Somnath Sharma requested air strikes to combat the enemy at Badgaam. Sixth event है Major Somnath Sharma was killed immediately after a mortar shell hit him. And seventh है हमारा even after losing Major Somnath Sharma, the soldiers fought bravely to save Srinagar for India. Last वाला already हमें solve करके दिया है that he was the first recipient of the परमवीर चक्र। तो जो correct sequence है events का वो है ये। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद गन फायर। इन्फर्ड का मतलब होता है आपको इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है। तो ये जो लाइन है इससे क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ रहा है कि वहां पे बैटल फील्ड में बहुत ही इंटेंस फाइटिंग चल रही थी, बहुत ही घनघोर लड़ाई चल रही थी वहां पे। Complete the sentence with a suitable reason. Despite heavy casualties, Major Somnath Sharma continued to lead his men because he was brave and determined to protect his country at all costs. वो बहादुर थे और उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि वो अपने देश को हर हाल में बचाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो assertion एंड रीजन का है ना। assertion का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है और रीजन उस स्टेटमेंट का ये है। तो हमें बताया गया है कि वो इधर से उधर जो है मेजर सोमनाथ शर्मा बैटल फील्ड में फियरलेसली मूव कर रहे थे, निडर होके इधर से उधर जा रहे थे इवन दो उनको चोट लगी हुई थी। ऐसा क्यों था, इसका रीजन क्या है यहाँ पे बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये मानते थे कि उनकी करेज जो है, उनकी जो बहादुरी है वो जरूरी है उनकी टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वो इधर से उधर जा रहे थे, राइट, सारे सैनिकों की हेल्प कर रहे थे और इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करना चाहते थे। तो यहाँ पे ये जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और उसका जो रीजन बोला गया है वो भी करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct word from those given in the brackets. Major Somnath Sharma was filling magazines and encouraging his men to hold their ground despite injuries. वो अपने सैनिकों की मदद कर रहे थे चोट लगने के बावजूद भी। What can be inferred about Somnath Sharma's early influences on his career? तो हमें क्या समझ में आता है, उन्होंने ये जो करियर चूज किया इसमें उनकी फैमिली का जो योगदान था वो कितना था, जो उनकी लाइफ अर्ली लाइफ जैसी थी उसका क्या फर्क पड़ा उनके करियर पे। तो उसका ये फर्क पड़ा कि उनकी जो फैमिली थी और उनकी जो हेरिटेज थी, जो उनकी विरासत थी कि फैमिली में हर कोई जो है वो आर्मी से कनेक्टेड है, इसकी वजह से जो है वो बहादुरी के लिए इंस्पायर हुए और उनके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी थी, यानी वो जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में हर कोई ही जो है आर्मी में था या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो है देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था, तो इस वजह से जो है वो और ज्यादा इंस्पायर हुए। Identify whether the following statement is true or false. सोमनाथ शर्मा belong to a wealthy family. ये false है, वो कोई ये बहुत अमीर फैमिली को belong नहीं करते थे, उनकी फैमिली जो है वो नॉर्मल थी और वो सब आर्मी वाले लोग थे। तो वो जो है बहुत रिच थे, बट किस चीज में रिच थे? आर्मी की हेरिटेज में, उनकी जो लेगेसी थी वो रिच थी। What does the phrase serve the nation with distinction tell us about Major General Amarnath Sharma?
तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, इससे हमें मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन से, ऑनर से और एक्सीलेंस से परफॉर्म की. He performed his duties with exceptional dedication, honor and excellence. Replace the underlined phrase with a word from the extract that has a similar meaning. My family and I visited a popular hill station and stayed in an old but visually charming house surrounded by trees. तो विजुअली चार्मिंग जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पिक्चरस्क्यू. पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है कोई चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो. तो यहाँ पे वर्ड होगा पिक्चरस्क्यू. Major Somnath's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive. Forever alive. What is the significance of the repetition in this line? तो ये जो लाइन है इसमें forever alive जो रिपीट हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है? The repetition of forever alive shows how Major Somnath's bravery and sacrifice will always be remembered and respected. तो ये repetition जो है ये हमें ये दिखा रहा है कि उनकी बहादुरी और उनका ये जो बलिदान है ये हमेशा याद रहेगा और हमेशा रिस्पेक्टेड रहेगा. हमेशा हम इस चीज का सम्मान करेंगे और याद रखेंगे उनकी बहादुरी और सैक्रिफाइस को. Why do you think Major Somnath's leadership was critical during the Battle of Badgam? Major Somnath's leadership was critical because he stayed calm under pressure, guided his soldiers bravely, and inspired them even when they were outnumbered. तो उनकी जो लीडरशिप थी वो क्रिटिकल, इतनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि वो जो है इतने प्रेशर में भी शांत रहे, क्योंकि वो आउटनंबर्ड थे. राइट, बहुत सारे लोग थे, दुश्मन बहुत सारे थे, वो सिर्फ 90 लोग थे. तो इसके बावजूद भी जो है वो बहुत ही शांत रहे और अपने सोल्जर्स को जो है बहादुरी के साथ जो है गाइड करते रहे, इंस्पायर करते रहे कि लड़ते रहो, डरना नहीं है. What were Major Somnath's last words? What do they reflect about his sense of duty? उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे और उससे हमें उनकी ड्यूटी के जो सेंस है, जो उनके अंदर ये फीलिंग थी कि देश के लिए कुछ करना है, इसके बारे में हमें उन वर्ड्स से क्या पता चलता है? His last words were, I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. उनके last words थे कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी आदमी तक, आखिरी गोली तक मैं लड़ाई लड़ूंगा. They show his strong sense of duty and courage. इससे हमें समझ में आता है कि उनके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस था ड्यूटी का. उन्हें जो है बहुत दिल से जो है अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो वो अपने ड्यूटी से जो है पीछे नहीं हटना चाहते थे. और उनके अंदर करेज भी बहुत थी, बहुत बहादुर थे. राइट, जब आप इतने दुश्मनों से घिरे हुए हो उसके बावजूद भी आप डर नहीं रहे हो, निडर होके लड़ते जा रहे हो, तो उससे समझ में यही आता है ना कि आप अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और साथ ही आपके अंदर बहादुरी भी बहुत है. What might have been the outcome of the Battle of Badgam if Major Somnath and his company had not held their ground? ये जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ बदगाम, इसमें अगर मेजर सोमनाथ और उनकी जो टीम है, उनकी जो कंपनी है, जो सारे सोल्जर्स थे उनके साथ, अगर वो अपने ग्राउंड पे नहीं खड़े रहते, तो ये जो लड़ाई है इसका क्या आउटकम होता, क्या कुछ अलग होता? आपको क्या लगता है? तो अगर जो है वो इतनी बहादुरी से नहीं लड़ते मेजर सोमनाथ और उनके सैनिक, तो जो दुश्मन था वो जरूर श्रीनगर एयरपोर्ट पे और कश्मीर वैली पे कब्जा कर लेता. तो हम जो है ये दोनों चीजें खो देते अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिक इतनी बहादुरी से लड़ाई नहीं करते. Why do you think Major Somnath's story continues to inspire soldiers and civilians today? His story continues to inspire because he showed true patriotism, leadership, and sacrificed his life for India at a very young age. उनकी स्टोरी जो है वो आज भी हमें इंस्पायर इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने एक तो सच्ची देशभक्ति दिखाई, लीडरशिप बहुत अच्छी दिखाई और उन्होंने अपनी लाइफ जो है इंडिया के लिए सैक्रिफाइस कर दी इतनी यंग एज में, इतनी छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी. How can the values demonstrated by Major Somnath Sharma, courage, duty and self-sacrifice, be applied in our daily lives? We can use these values by being honest, helping others, standing up for what is right and doing our best in everything we do. ये जो वैल्यूज उन्होंने जो हमें सिखाई हैं मेजर सोमनाथ शर्मा ने, या जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करी,
उससे जो है हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है और जो चीज सही है उसके लिए खड़े होना है। और जो भी हम करें उसमें हमें बेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट करें, जो भी करो उसमें पूरी जान लगा दो, पूरा दिल लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉलम 1 में हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हैं, कॉलम 2 में सिचुएशंस हैं। हमें मैच करना है कि किस सिचुएशन में ये फ्रेज जो है, ये एक्सप्रेशन परफेक्टली फिट बैठ रहा है, कौन सा जो है सूट कर रहा है इस सिचुएशन को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। पहला है फाइट टू द लास्ट मैन, यानी आखिरी आदमी तक लड़ाई करना। द सोल्जर्स फॉट वैलियंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ। हर सैनिक ने जो है बहादुरी के साथ लड़ाई करी जब तक उन सब ने अपनी जान नहीं दे दी, तो मतलब आखिरी आदमी तक उन्होंने लड़ाई करी। फॉइल द प्लान का मतलब होता है प्लान को फेल कर देना। A spy disrupts the enemy's efforts to invade by intercepting messages. एक जासूस जो है वो दुश्मन के प्लान को जो है फेल कर सकता है, कैसे? उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करके, यानी मैसेजेस को रीड करके डिकोड करके बता सकता है क्या प्लान है, और ऐसे वो प्लान को फेल कर सकता है। डिलीवर अ ब्लो का मतलब हुआ कोई घातक हमला करना। A sports team scores a last minute goal shaking the opponent's spirit. एक स्पोर्ट्स टीम जो है लास्ट मिनट में अगर गोल करेगी तो जो ओपोनेंट वाली टीम है वो एकदम से निराश हो जाएगी, राइट, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होगा गोल करने का। होल्ड देयर ग्राउंड का मतलब होता है अपने पक्ष पे खड़े रहना, अडिग होके खड़े रहना। सोल्जर्स स्टे एंड फाइट बैक इवन व्हेन द एनिमी इज स्ट्रॉन्गर। सोल्जर्स जो है वो लड़ते रहते हैं, रुक के लड़ते रहते हैं, इवन इफ अगर उनका जो दुश्मन है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी जो है वो अपने पक्ष पे खड़े रहते हैं और लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है उन एक्सप्रेशंस का यूज करके जो कॉलम 1 में थे। The detective managed to foil the plan by finding the hidden evidence before the culprit could get rid of it. डिटेक्टिव ने जो है प्लान को फेल कर दिया। The company's new advertising campaign was meant to deliver a blow to their competitors' sales. कंपनी का जो नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन था वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी कॉम्पिटिटर हैं, जो भी मार्केट में उनके जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी सेल्स को जो है गिरा दिया जाए। The hikers chose to hold their ground despite the heavy rain. जितने भी लोग पहाड़ चढ़ रहे थे सब जो है अपने पक्ष पे खड़े रहे, वो जो है पीछे नहीं हटे, जबकि बारिश हो रही थी इसके बावजूद भी जो है वो अपनी जगह पे खड़े रहे, मतलब आगे बढ़ते रहे। Despite being heavily outnumbered, the soldiers vowed to defend their homeland and fight to the last man, refusing to surrender to the enemy forces. इतनी बड़ी संख्या में जो है वो आउटनंबर्ड हो गए थे, बहुत सारे जो है दुश्मन आ गए थे, उसके बावजूद भी जितने भी सैनिक थे उन सब ने कसम खाई थी कि वो अपने देश को बचाएंगे, उसको डिफेंड करेंगे एंड आखिरी आदमी तक जो है लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलेक्टिव नाउन्स का। यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं एंड कॉलम 2 में उसके मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ इसे मैच करना है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है, मैंने करेक्ट सॉल्यूशन ही पेस्ट किया है। रेजिमेंट का मतलब होता है अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी कमांडेड बाय अ कर्नल। स्क्वाड्रन होता है स्मॉल यूनिट ऑफ 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज। Fleet है a group of ships sailing together and battalion is a large body of troops ready for battle. एक बहुत बड़ी संख्या में जो है सैनिक साथ में हो जो कि युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उसे हम कहते हैं बटालियन। नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट वर्ड्स चूज करके कॉलम 1 में से। The commanding officer addressed the entire regiment of soldiers during the morning assembly. The admiral ordered the entire fleet to set sail for battle. Fleet क्या था? Group of ships sailing together. The battalion of infantry advanced slowly through the dense forest. Infantry क्या होता है? ऐसे सैनिक जो पैदल चल रहे हों, on foot हो, उसे infantry कहा जाता है। A squadron of fighter jets was sent to intercept the enemy planes. नेक्स्ट हमें यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, ओवरवेल्म, ओवरथ्रो एंड ओवररन, एंड यहाँ पे उनके मीनिंग्स हैं, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ वर्ड को मैच करना है।
नाउ पहला है टू टेक एंड सीज कंट्रोल, किसी चीज का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लो तो उसे कहते हैं ओवरथ्रो। जैसे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, सरकार को हटा के आपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट है टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर्स, ओवररन। ओवररन का मतलब होता है किसी एरिया को जो है बहुत सारे लोग जो है जबरदस्ती घुस के उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, उस पर कब्जा कर लें, तो उसे कहते हैं ओवररन। टू फ्लड और ओवरपावर समवन और समथिंग इमोशनली, ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है कोई इमोशन जो है वो आप पे बिल्कुल हावी हो जाए, यानी वो इमोशन आपको अपने कंट्रोल में ले ले रहा है, तो उसे ओवरवेल्म कहते हैं। जैसे जो है अगर आप कोई कंपटीशन जीत गए तो आप बोलोगे आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय, तो ये जो खुशी है इसने आपको जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, बहुत ज्यादा खुशी हो गई है इसलिए ओवरवेलमिंग है। ओवरवेलमिंग का यूज हम जनरली इमोशनल सेंस में ही करते हैं। नेक्स्ट आपको जो है 5 और वर्ब्स की लिस्ट यहाँ पे लिखनी है जिनकी स्टार्टिंग जो है ओवर से होती है एंड उसके बाद उससे उनसे सेंटेंसेस भी बना के लिखने हैं। तो पहला है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पे काबू पा लेना। आपको आप जो है कोई चीज जो है करने में बहुत मुश्किल है बट आपने एंड में उस पे काबू पा लिया, आपने जो है उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, आप वो कर पा रहे हो। जैसे कि शी ओवरकेम हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसका ये जो डर था कि पब्लिक में बोलने का, इस पे जो है उसने काबू पा लिया, ये डर पे उसने कंट्रोल कर लिया। ओवर कुक का मतलब होता है कोई चीज आप बहुत ज्यादा कुक कर दो, बहुत ज्यादा पका लो, जला दो, उसे खराब कर दो, तो वो हुआ ओवर कुक। बी केयरफुल नॉट टू ओवर कुक द पास्ता, याद रखना पास्ता को जो है बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ओवर यूज का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लो। इफ यू ओवर यूज द मोबाइल योर आईज में हर्ट, अगर तुम मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारी आंखों में दर्द होगा। ओवर एस्टिमेट का मतलब है आपने कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा लिया। ही ओवर एस्टिमेटेड हाउ मच वर्क ही कुड फिनिश इन एन आवर, उसने कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा लिया कि 1 घंटे में वो कितना काम कर सकता है। मतलब उसने बोला कि वो 1 घंटे में 10 पेजेस कर लेगा बट वो 4 ही कर पाया, तो उसने कुछ ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया, उसे लगा वो 10 कर लेगा बट 4 ही करे। ओवर रिएक्ट का मतलब होता है आप रिएक्शन कुछ ज्यादा ही दे रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। डोंट ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ओवर रिएक्ट मत करो, इतना ज्यादा रिएक्शन मत दो, इतने परेशान मत हो, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है। एडवाइस एडवाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डिवाइस डिवाइस, काउंसिल काउंसिल, बट इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हैं। जो सी वाला है वो नाउन है एंड एस वाला जो है वर्ब है। और यहाँ पे सी वाला एडवाइस, इसका मतलब है सलाह, तो ये एक ऐसी चीज का नाम है जो आप किसी को दे सकते हो, किसी से ले सकते हो, इसलिए ये नाउन है। बट जब मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ एडवाइस, तो उसका मतलब हो जाता है किसी को सलाह देने का या सलाह लेने का एक्शन हो रहा है, इसलिए ये वर्ब है। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं ताकि मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाए। द टीचर्स एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल, टीचर की जो सलाह है वो हमेशा हेल्पफुल होती है। एंड शी कंटिन्यूज टू एडवाइज स्टूडेंट्स ऑन देयर करियर चॉइसेस, और वो कंटिन्यूअसली बच्चों को सलाह देती रहती हैं उनके करियर चॉइसेस पे। तो यहाँ पे सलाह देती रहती हैं, एक्शन की बात हो रही है, राइट, इसलिए वर्ब है। द म्यूजिशियन बिलीव्स दैट डेली प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट, म्यूजिशियन ये बिलीव करता है कि डेली की जो प्रैक्टिस है उससे बहुत मदद मिलती है। सो शी इज ऑलवेज रेडी टू प्रैक्टिस हर हारमोनियम लेसन्स, इसलिए जो है वो डेली रेडी रहती है अपने हारमोनियम लेसन्स की प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे वर्ब है, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस करने का एक्शन की बात हो रही है, इसलिए ये वर्ब है। साइंटिस्ट यूजेस अ स्ट्रेंज डिवाइस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट जो है एक अजीब से डिवाइस का यूज करता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पे डिवाइस कोई गैजेट है, किसी उपकरण की बात हो रही है, इसलिए ये नाउन है। एंड प्लान्स टू डिवाइस न्यू मेथड्स फॉर हिज एनालिसिस, और प्लान करता है कि कुछ नए मेथड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा अपने एनालिसिस यानी रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये किसी इम्प्लीमेंटेशन की, किसी चीज के यूज करने की बात हो रही है, इसलिए ये जो है वर्ब है। द विलेज काउंसिल मेट टू डिस्कस इश्यूज, विलेज की जो काउंसिल है वो मिली इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। काउंसिल क्या हुआ, टीम ऑफ पीपल, राइट, ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी चीज पे कुछ डिस्कशन करें। तो यहाँ पे ये इसलिए जो है किसी चीज का नाम है, इसलिए ये हुआ नाउन।
एंड डिसाइडेड टू काउंसिल द विलेजर्स ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांव वालों को सलाह देंगे कुछ जरूरी मैटर्स पे। तो यहाँ पे सलाह देने की बात हो रही है, राइट, इसलिए ये जो है वर्ब है। Read the highlighted word in the following sentence from the text. Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland. तो यहाँ पे ये जो वर्ड डिफेंस है, नाउ ब्रिटिश इंग्लिश में सी के साथ इसकी स्पेलिंग है, बट अमेरिकन इंग्लिश में जो है इसकी स्पेलिंग जो है वो एस के साथ है, तो DEFENSE। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, और अगर आप सी के साथ लिख रहे हो तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है। बट यहाँ पे इनके मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये नाउन है एंड ये वर्ब है, ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम ही है, इनके मीनिंग सेम है, सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी एक्शन कर रहा है, वो अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जो एक्शन कर रहा है वो प्लूरल है, तो जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो भी प्लूरल में होगा। तो बेसिकली ये दोनों चीजें जो है अग्रीमेंट में यूज होनी चाहिए। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा वर्ब, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। ये इसका बेसिक मीनिंग है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो पहला है द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। ऐसा क्यों है, यहाँ पे मैंने सिंगुलर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बुके ऑफ फ्लावर्स की बात हो रही है, फूलों के गुलदस्ते की। तो भले ही फ्लावर्स जो है वो प्लूरल हैं, बट यहाँ पे एक गुलदस्ता है, राइट, फूलों का गुलदस्ता। तो जो बुके है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर जो है वर्ब आएगा। Neither the teacher nor the students were aware of the change in schedule. ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स, किसी को भी नहीं पता था कि स्केड्यूल में चेंज हुआ है। ना यहाँ पे मैंने वर्ब क्यों चूज करा है? इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी, राइट। टीचर जो है सिंगुलर है और स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है। तो जब भी किसी सेंटेंस में नीदर नॉर आता है तो हम वर्ब को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनते हैं जो वर्ब के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है हमारा वर्ब, इसके क्लोज में क्या है? स्टूडेंट्स है, राइट। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर आया है। नाउ अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर was aware of the change in the schedule, तो यहाँ पे was आ जाता अगर यहाँ पे टीचर होता। तो हमें यहाँ पे हमेशा वर्ब चुनना है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उसके सबसे ज्यादा करीब है। Each of the participants has submitted their projects on time। यहाँ पे each जो है वो सिंगुलर है, हम हर पार्टिसिपेंट की सिंगुलर में बात कर रहे हैं कि हर एक पार्टिसिपेंट जो है उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर दिया है। तो क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने हैज का यूज किया है। द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स shows significant trends। डेटा जो है वो सिंगुलर है मॉडर्न यूसेज में, इसलिए हम यहाँ पे shows का यूज कर रहे हैं, ओके। डेटा को जो है हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे shows आया है। One of the players was injured during the match। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वन है यानी सिंगुलर है, तो जो सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स नहीं है, याद रखना है, ओके। प्लेयर्स में से कोई एक जो है उसे मैच के दौरान चोट लग गई, तो हम किसी एक की बात कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स की नहीं, उसमें से एक जिसे चोट लग गई है, तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे was आया है। Either the children or their guardian has to attend the meeting। यहाँ पे अगेन ईदर और में जो है नीदर नॉर वाला रूल जो है अप्लाई होता है, जो भी वर्ब के सबसे ज्यादा करीब में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे हैज का यूज कर रहे हैं। या तो चिल्ड्रन या फिर उनके गार्जियन जो भी है वो मीटिंग अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे गार्जियन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज आएगा। अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रैक। अ पेयर जो है, जब भी हम किसी चीज की जोड़ी में बात करें कि जूतों का एक जोड़ी,
तो ये जो है सिंगुलर होता है। तो अ पेयर जो है हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नीदर की बात हो रही है, ओके। यहाँ पे नॉर नहीं आया है, नीदर दिस नॉर दैट, यहाँ पे खाली नीदर आया है। तो हम कह रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो किसी भी एक में जो है कोई सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पे नीदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैव डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट। यहाँ पे मेंबर्स की बात हुई है, राइट। सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसलिए हैव डिलीवर्ड। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स जो है ये सिंगुलर होता है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। इसमें भले ही एंड में एस आ रहा हो, बट ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इज। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया है जिसमें वर्ब्स जो हैं वो इनकरेक्टली यूज हुए हैं, हमें इसे करेक्ट करके लिखना है। तो ये करेक्ट कैसे होगा? ईच सोल्जर सैल्यूट्स, यहाँ पे सैल्यूट नहीं सैल्यूट्स आएगा। सैल्यूट्स विद प्राइड व्हाइल द कमांडर एंड हिज असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट द परेड, यहाँ पे इंस्पेक्ट्स नहीं होगा, इंस्पेक्ट होगा। द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट echoes, यहाँ पे echoes होगा, echo नहीं। echoes through the air as a group of cadets prepares for their drill, यहाँ पे prepares आएगा। Meanwhile, a convoy of military vehicle passes by, यहाँ पे pass by नहीं होगा, passes by होगा। Drawing cheers from the gathered crowd, यहाँ पे देखिए मैंने हर उसका explanation भी लिख के दिया है कि ऐसा क्यों है। यहाँ देखिए ईच सोल्जर जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि हर एक सोल्जर की इंडिविजुअली बात हो रही है, ईच, इसलिए यहाँ पे सैल्यूट्स आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंस जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इंस्पेक्ट आएगा। नाउ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो साउंड है, द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट। तो साउंड अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे एकोज आएगा। थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स प्रिपेयर्स फॉर देयर ड्रिल, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, अ ग्रुप। तो अ ग्रुप क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर्स आएगा। Meanwhile, a convoy of military vehicles passes by. Now यहाँ पे जो convoy है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे verb जो है वो passes होगा। नाउ सेम टॉपिक पे जो है मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड किया है जो आपको ग्रामर सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने एक एक्सरसाइज जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की पोस्ट की है, एंड उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या क्या हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक भी जो है यहाँ पे स्क्रीन पे पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, एंड इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है पेज 98 पे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो मैंने पेस्ट किए हैं। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट सॉल्यूशंस हैं। द परमवीर चक्र signifies the wheel of the ultimate brave. The Paramveer Chakra is awarded to someone who shows exemplary bravery while fighting with the enemy. Exemplary का मतलब होता है extraordinary. The Paramveer Chakra was introduced as a gallantry medal in 1947 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. Gallantry का मतलब होता है बहादुरी. The design of the Paramveer Chakra is inspired by sage Dadichi, who was a Vedic rishi. The state emblem in the center of the Paramveer Chakra is surrounded by the Vajra and lined with lotus flowers. Next हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। नाउ आपको 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है, एंड आपको किस टॉपिक पे बोलना है? कैसे आप अपने देश की सेवा करोगे। नाउ देश की सेवा करने के अंदर जो है आपको कुछ थीम दी गई हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक थीम जो है, कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हो, बट मेन जो टॉपिक है वो है देश की सेवा कैसे करनी है। नाउ सेवा करने में आप कह सकते हो कि पर्यावरण की आप सेवा करोगे, उसे बचाओगे। आप स्वास्थ्य के बारे में बोल सकते हो, एक दूसरे की मदद के बारे में बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कैसे आप एक आदर्श सिटीजन बनोगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। राइचियस कॉन्डक्ट यानी बिल्कुल अच्छे से जो है आपको बिहेव करना है, हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो आप इसमें से कोई भी थीम जो है वो चूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में।
और यहाँ पे देखिए जो थीम मैंने चुनी है वो है सेविंग द एनवायरनमेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज and today I would like to share how I plan to serve my nation. I believe one of the best ways to serve the nation is by saving the environment. Our country is rich in natural beauty, but we must protect it for future generations. A small change we can make is using less plastic and planting more trees, and it will have a big impact because it keeps our air and water clean. If everyone contributes by throwing waste in bins, saving electricity, and using water carefully, it can lead to a healthier, cleaner India. One of the biggest challenges we face is pollution, and I propose we address it by creating awareness, using eco-friendly products, and encouraging others to do the same. We can make a difference by working together as a team if we start in our schools, homes, and communities. Serving the nation is not just about big actions, even small efforts like helping a classmate, obeying traffic rules, or respecting public spaces matter. Thank you. जय हिंद। नेक्स्ट है हमारी राइटिंग एक्टिविटी, अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है? एक फॉर्मल लेटर है जो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हो किसी चीज के बारे में जानकारी पाने के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो किसी स्कूल कॉलेज में आपने लेटर लिखा कि आपके स्कूल में ये कोर्स है, ये मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे जानना है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में जानना है, कोई ट्रिप जाने वाली है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो बेसिकली कोई भी चीज है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप एक फॉर्मल लेटर जो भी लिखते हो वो हो जाता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लैंग्वेज जो है फॉर्मल होती है, स्पेसिफिक होती है, और आप उसमें जो है क्वेश्चंस पूछते हो कि ये क्वेश्चन मुझे जानना है, ये जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज के बारे में आप बताएं। नाउ आपको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। आपका स्कूल जो है वो एक विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है, आपके स्टेट या रीजन में कोई मेमोरियल है जहाँ पे आप सब जाना चाहते हो, तो आप जो है उस जगह के इंचार्ज को जो है एक लेटर लिखोगे कि आप इस मेमोरियल के इंचार्ज हैं और मेरा स्कूल जो है वो यहाँ पे आना चाहता है, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, टूर में कितना टाइम लगेगा, एंट्री फीस क्या है, और स्टूडेंट के ग्रुप्स जो हैं उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें जानने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पे आपको लेआउट दिया है कि सबसे पहले टॉप में लेफ्ट पे सेंडर्स का एड्रेस आएगा, फिर डेट, फिर रिसीवर्स का एड्रेस, राइट। तो सेंडर में आपका एड्रेस होगा क्योंकि आप भेज रहे हो, डेट आ गई। रिसीवर में जो है जो भी मेमोरियल का इंचार्ज है उसका एड्रेस आ जाएगा। सब्जेक्ट होगा इंक्वायरी अबाउट अ स्कूल विजिट टू अ मेमोरियल, एंड लेटर स्टार्ट होगा डियर सर, देन बॉडी ऑफ द लेटर, एंड एंड में योर सिंसियरली, एंड आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में पहला पैराग्राफ क्या होगा, आप जो है अपना लेटर किस चीज के लिए लिख रहे हो वो आप लिखोगे कि स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग, ये लेटर मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में जानना है। सेकेंड पैराग्राफ होगा जिसमें आप और ज्यादा डिटेल्स पूछोगे, एंड थर्ड पैराग्राफ होगा जिसमें आप कोई अर्ली रिस्पॉन्स के बारे में जो है उनसे कहोगे कि मुझे उम्मीद है आप मुझे जल्द ही जवाब देंगे। तो ऐसे जो है आपको ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे आ गया आपका स्कूल का नाम एंड एड्रेस, देन डेट, एंड उसके बाद जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट अ स्कूल विजिट टू अ मेमोरियल। Dear sir, this is to inquire about the possibility of organizing a school visit to your memorial for our students of grades 6 to 10. Could you please provide details about the available dates and timings for school visits? Firstly, I request you to share the total duration of the guided tour and any specific activities or presentations included. Secondly, I would appreciate if you could explain the entry fees for students and accompanying teachers. I would also be grateful to get further details on the maximum number of students allowed per batch and any safety or discipline guidelines to be followed. Lastly, could you clarify if any ID proofs or permissions are needed from local authorities? An early reply will be greatly appreciated as it will help us plan transport and approvals in advance. I look forward to your guidance and support for making this trip meaningful and memorable for our students. Yours sincerely, आपका नाम आ जाएगा and स्कूल का नाम।
अभी तक 21 लोगों को पीवीसी जो है वो मिला है, जिसमें से मेजर सोमनाथ शर्मा पहले हैं और कैप्टन विक्रम बत्रा आखिरी हैं जिन्हें पीवीसी मिला है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च बहादुरी का पुरस्कार है ना। यहाँ पे हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी बताई गई है। उन्हें जो है शेरशाह ऑफ कारगिल के नाम से भी जाना जाता है और उनकी आइकॉनिक लाइन थी, ये दिल मांगे मोर ना। वो डी कंपनी के कमांडर थे और उन्हें बोला गया था कि .5140 पे जो है उन्हें कब्जा करना है 20 जून को। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद उन्हें बोला गया कि .4875 पे कब्जा करना है। तो 7 जुलाई को जो है उनके वो और उनके सैनिक जो है वो दुश्मन के सामने आ गए और उनकी लड़ाई हुई, फिजिकल फाइट हुई, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को मार गिराया, 5 सैनिकों को उन्होंने मार दिया। एंड उसके बाद जो है खुद भी उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई ना। चोट आने के बावजूद भी जो है वो और उनके सैनिक जो हैं वो लड़ते रहे। बट अंततः जो है उन्हें इतनी चोट लग गई थी कि वो जो है फिर मारे गए। बट उनकी ये निडरता को देख के उनके जो सैनिक थे उन्होंने जो है उनकी उनकी जो मृत्यु हुई इसका बदला लेने के लिए जो है उन्होंने फाइनली .4875 पे कब्जा कर लिया। तो बेसिकली उनकी जो डेथ थी उसने उनके सैनिकों को और ज्यादा मोटिवेट किया कि अगर हमारा लीडर जो है वो इतना बहादुरी से लड़ रहा है, उसने अपनी जान दे दी, तो हमें भी जो है लड़ते रहना है। और उन्होंने जो है फाइनली इस पॉइंट पे कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी जो है मेजर सोमनाथ शर्मा की तरह परमवीर चक्र जो है पॉस्टमसली मिला, यानी मरणोपरांत। हमारे देश के बहादुरी के कौन कौन से पुरस्कार हैं? परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है महावीर चक्र एंड थर्ड है वीर चक्र ना। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन जो है और ज्यादा आए, तो हम और ज्यादा महिलाओं को जो है सेना में लेके आए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है और बहुत सारी महिलाएं जो है ऑलरेडी इंडियन आर्मी में जो है सर्व कर रही हैं। हमें जो है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढ के अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है मैंने इंटरनेट से निकाल के यहाँ पे पेस्ट की है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिले about roles of women in Indian Army, then please do add it to this list. Make a list of the patriotic songs in any language, including songs from your region. Share the songs with your classmates and teacher. तो आपकी लैंग्वेज में, आपके रीजन में जो भी देशभक्ति के गाने हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं अलग अलग भाषा के, उनकी लिस्ट बनाई है और यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा भी आपको कोई और पता हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.